Hello friends, welcome again, and in this video we'll talk about delegated legislation, which is the hotspot of administrative law studies. अगर हम delegated legislation की define करें तो हम ये कह सकते हैं कि जब legislature अपनी law making authority administration को एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर देती है, उसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम इजी वर्ड्स में देखें तो जैसे हाईलाइटेड है यहाँ पर, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। when a government setup is so spread out that it is not possible for the top legislative authority to directly reach out to the grassroots on its own strength, it can be legitimately expected that the rule making board vest in the appropriate and corresponding एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। तो जब जो हमारी लेजिस्लेचर है उसके पास इतना, आप कह लीजिए उसके पास इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इतनी ज़्यादा काम होता है कि उसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि ग्रास रूट लेवल तक वो पहुंच सके, तो वो अपनी रूल मेकिंग या लॉ मेकिंग की अथॉरिटी जो है वो लेजिस्लेट करती है ऑन अप्रोप्रिएट एंड कॉरस्पॉन्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, है ना, जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। तो एक तरह से लॉ मेकिंग अथॉरिटी जो आ जाती है वो आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के पास। दिस ऑल्सो ओपन्स द एवेन्यूज ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ लॉ, where the regulations can be more aptly framed and specify specific needs of different regions in a diverse land like India। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ लॉ भी हो जाती है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो सबसे क्लोज होती है लोगों के, और हमारे जैसे इन डाइवर्स कंट्री में उन लोगों की क्या नीड्स और एस्पिरेशन है उसको अच्छे से वो जो लॉज हैं वो फुलफिल कर सकते हैं। मोरओवर क्राइसिस इमरजेंसी लेजिस्लेशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन सच अ सिचुएशन। और अगर क्राइसिस में, इमरजेंसी में कोई लेजिस्लेशन बनाना है तो हमको पूरे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, इंस्टेंटली या क्विकली लॉ मेकिंग की जा सकती है। However, it must be remembered that no legislation must be unfettered, as no democratic society can ever afford an unaccountable authority। लेकिन ये जो डेलीगेट लेजिस्लेशन में जो भी लॉ बनते हैं, ये भी जो है इसमें भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, अनचेक्ड नहीं होती है ना, to govern against the popular will of the people। Hence delegation of law making power to the administration authorities, as has been shown in a welfare state, is often controlled। तो ये क्या होता है, this is always controlled। In view of our written constitution, such delegation cannot be unlimited and must always conform to the basic features of the constitution, as well as ambit which is given for the legislation of the corresponding legislation। तो जब भी इस तरह का डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में लॉ मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन करती है तो उसमें एक चीज़ खास ख्याल रखने वाली क्या होती है कि वो अनलिमिटेड नहीं होती पावर। दूसरी बात, उसको बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखना पड़ता है और कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में यानी कि पेरिफेरी में ही उसको लॉ मेकिंग करना होता है। मोरओवर एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ये डेलीगेशन में दिए जा सकता है लॉ मेकिंग अथॉरिटी, लेकिन जो बेसिक एसेंशियल फंक्शन है लॉ मेकिंग का वो नहीं दिया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं कि सारी की सारी लॉ मेकिंग अथॉरिटी ही लेजिस्लेचर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को दे देगी। कुछ स्पेसिफिक एरिया में वो लॉ मेकिंग की अथॉरिटी दे सकती है, लेकिन और उसी स्पेसिफिक एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन लॉ मेकिंग कर सकती है, नॉट बियॉन्ड that। For example, parliament cannot be called the delegate of the people, as the people have given to themselves the constitution। within that particular limit, the parliament as an organ is supreme and not a legislative agent। तो पार्लियामेंट में भी अगर इसको हम एग्जांपल दें कि पार्लियामेंट हमारी सबसे बड़ी लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, लेकिन पार्लियामेंट की भी पेरिफेरी जो है वो डिफाइंड है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्लियामेंट अगर किसी को लॉ मेकिंग अथॉरिटी देती है तो वो भी वो एक स्पेसिफिक अथॉरिटी में ही देगी। अगले टॉपिक की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन असर्टनिंग पॉलिसी ऑफ एनी गिवन लेजिस्लेशन। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ set the benchmark of interpreting and understanding and practicing underlying themes of legislation and judicial decisions। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो एक बेंचमार्क है जो कि किसी भी लेजिस्लेशन की इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग और उसकी प्रैक्टिस को मॉनिटर करता है या अंडरलाइन करता है। द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट द पॉलिसी ऑन ऑफ एनी लॉ इज टू सी प्लेन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन स्टैट्यूट थ्रू विच द पावर हैज़ बीन डेलीगेटेड। तो अब जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में लॉ मेकिंग अथॉरिटी दी गई है
एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उसमें सबसे पहला काम क्या होता है कि जो उसकी जो डेफिनेशन है या जो उसका प्लेन मीनिंग है उसको बड़े केयरफुली जो है स्टडी किया जाए। द प्लेन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द स्टैच्यूट, जो भी लॉ है, ओरिजिनल लॉ है, उसमें जो भी उसका प्लेन मीनिंग है, विच द पावर हैज़ बीन डेलीगेटेड, जो कि पावर एडमिनिस्ट्रेशन को लॉ मेकिंग की दी गई है। आफ्टर दैट रेफरेंस कैन बी मेड टू द ऑब्जेक्ट एंड रीजन क्लॉज। फिर उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट बात आती है कि ऑब्जेक्ट एंड रीजन, कि उस लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है और क्या क्या रीजंस दिए गए हैं क्लॉजेज में। मोरओवर हेड नोट्स, फिर उसमें जो हेड नोट्स दिए गए हैं, सेक्शन नेम्स दिए गए ऑफ द स्टैट्यूट्स कैन आल्सो बी यूज्ड, एंड इफ द नीड बी एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंटरप्रिटेशन लाइक पार्लियामेंट्री डिबेट्स कैन आल्सो बी यूज्ड। तो कहने का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो आपको किसी पॉलिसी को या किसी लॉ को बनाने की जो डेलीगेटेड अथॉरिटी दी गई है, उसमें किस हद तक आप लॉ बना सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्लेन मीनिंग ऑफ द लॉ, ऑब्जेक्ट एंड रीजन ऑफ द लॉ, उस लॉ में हेड नोट्स, सेक्शन नेम क्या दिए गए हैं, और अगर जरूरत पड़े तो जो पार्लियामेंट में जब वो लॉ बना तो उसके ऊपर क्या डिबेट्स और डिस्कशन हुई, उससे भी हम उसकी लिमिट को या उसके स्कोप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगले पे आ जाएं टॉपिक पे, तो मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल अगेंस्ट इलेजिटिमेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। किस तरह से इलेजिटिमेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर को कंट्रोल किया जाता है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो प्रोसीजरल कंट्रोल है वहां पर काफ़ी इफेक्टिव, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस हैं कि किस तरह से जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी काम करेंगे। यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट्री कंट्रोल सबसे सुप्रीम है ना। The parliament control is extremely strong and effective, giving that there is unwritten and constitution and with the supremacy of the parliament वहाँ पे सबसे सुप्रीम है। बट इंडिया में ना तो हमारे पास प्रोसीजरल कंट्रोल है लाइक अमेरिकन, और ना ही हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो एब्सोल्यूट पावर है उसके पास। हेंस इंडिया में क्या है, इंडिया टर्न्स टू जुडिशरी टू फ्रेम द स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अनोमलीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो हमारे यहाँ पर हम जुडिशरी पे रिलाई करते हैं किसी लॉ के स्कोप को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। जैसे कि इन सच केस द कोर्ट स्टार्ट विद प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। अब जब कोर्ट चेक करता है किसी लॉ की वैलिडिटी को कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको वायलेट तो नहीं किया, उसका अपनी पेरिफेरी से या अपनी लिमिट से बाहर तो नहीं गए, तो सबसे पहले कोर्ट क्या चीज़ देखता है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कि क्या जो लॉ मेकिंग है या जो रूल मेकिंग है वो विद इन द लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है या नहीं। इफ द रूल लॉ रेगुलेशन two interpretations are possible, the court will follow the one which makes the law constitutional। तो अगर ऐसा होता है कि जो लॉ रूल बना है वो उसकी दो इंटरप्रिटेशन बनती हैं, तो कोर्ट कौन सी इंटरप्रिटेशन फॉलो करेगा, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को इंडिकेट करती है। मतलब अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन से की स्पिरिट से मिलता हुआ अगर मीनिंग जहां निकलता है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा। द कोर्ट में ऑल्सो रीड डाउन और रीड अप the law in order to uphold the constitutionalities। कोर्ट उसको लॉ को अच्छे से एग्जामिन कर सकता है to check the constitutionality। Hence a balanced and holistic approach is adopted while assessing and adjudicating upon administrative matters, since the court has to always aim to delivering justice and at the same time ensure that it does not transcend its own domain and pose a part of लेजिस्लेचर। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के ऊपर एडजुडिकेट करते हुए कोर्ट हमेशा ये ध्यान रखता है कि वो जस्टिस डिलीवर करे और अपनी लिमिट से भी आगे ना जाए इनटू द डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर। आगे बात करते हैं ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज, कि किन ग्राउंड्स पे हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को चैलेंज कर सकते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाए हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कैन बी always be challenged on the grounds of uncertainty and vagueness। सबसे पहला रीजन है uncertainty and vagueness। अगर वो लॉज जो एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाए हैं वो अनसर्टन है और वेग है, अनसर्टन समझते हैं आप, वेग मतलब नॉट क्लियर, तो उनको उस ग्राउंड पे चैलेंज किया जा सकता है। आर्बिट्रेरी इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन कैजुअलिटी बिटवीन द रूल्स एंड द ऑब्जेक्ट sought to be achieved by the said rules। अगर उसमें मनमर्जी की गई है एडमिनिस्ट्रेशन की, तो it is also clear that when there is a patent denial of equality, arbitrariness will be in force। अगर वहाँ पर लॉ मेकिंग में इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को डिनाई किया गया है तो भी आर्बिट्रेरीनेस जो है उसको कंसिडर किया जाएगा कि इट्स एक्ट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। फर्दरमोर रीजंस
form an essential aspect of administrative action as the dearth of reason reflect the non application of mind. फिर एक reason एक और important element है. The vague or the value of reasonableness is in administrative law has increased manifold times, especially in the post Renaissance period. तो अब with the passage of time reasonableness जो है वो का जो कॉन्सेप्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इंक्रीज हो रहा है, जो कि हमने पिछले वीडियोस में भी बात किया था. कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन एंड रूल मेकिंग. क्या कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन और रूल मेकिंग के ऊपर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जनरली पार्लियामेंट कंट्रोल इज द फॉर्म ऑफ डिबेट. पार्लियामेंट किस तरह से कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को या एडमिनिस्ट्रेशन को? थ्रू डिबेट्स, नोटिसेस, एडजर्नमेंट, ऑपरेट. ये सब जो है वो काफ़ी पावरफुल वेपन की तरह काम करते हैं. इसके अलावा स्पेशल कंट्रोल सच एज ले इन प्रोविजंस एंड कंसिडरेशन ऑफ स्पेशल कमिटीज आर ऑल्सो अ प्राइम सिग्निफिकेंस. ले इन्स भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है. अब जो ले इन प्रोविजन है ये इसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू delegated administrative rules that are laid on the table of the house and only on the approval of the parliament or respective legislature will those rules have said to have power of law. वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाए हैं और हाउस के टेबल पे रखे हैं, और जब पार्लियामेंट की अप्रूवल या हाउस की अप्रूवल उसको मिल जाती है तब तक वो लॉ नहीं बनते. उसको हम ले इन्स बोल सकते हैं. अब ले इन जो है ये दो तरह के हैं, टू काइंड्स, रिकमेंडेटरी एंड मैंडेटरी. देखिए, वाइल इन द फॉर्मर, रिकमेंडेटरी में क्या होता है? अफर्मेटिव पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट टू बी रिक्वायर्ड. रिकमेंडेटरी में पार्लियामेंट की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होती, बल्कि जो दूसरा है मैंडेटरी, उसमें द नॉन नेगोशिएबल एंड वाइटल. ये जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है वो नॉन नेगोशिएबल है और बहुत इंपॉर्टेंट है. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. एंड फाइनली हम ये भी कह सकते हैं कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में जो भी लॉज बनते हैं दे आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जुडिशरी उसकी वैलिडिटी को, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक कर सकती है और तभी उसको वैलिड डिक्लेयर करेगी. अगला टॉपिक है हमारा रेमेडीज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. क्या रेमेडीज हैं? द गवर्नमेंट मशीनरी कैन नॉट बी एक्सक्यूज अंडर स्टैट्यूटरी इम्यूनिटीज अगेंस्ट द एनी रॉन्ग्स ऑन द पीपल. देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कोई भी गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज करती है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है. तो लोगों के पास क्या रेमेडीज हैं उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रोवाइड्स वेरियस रेमेडीज विच अ सिटीजन कैन सीक अगेंस्ट अ रॉन्गफुल एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन और कमीशन. ठीक है, हमारे पास कई ऐसे टूल्स हैं जिससे कि रेमेडीज हैं जिससे कि हम एज नॉर्मल सिटीजन हम एडमिनिस्ट्रेटिव रॉन्गफुल एक्शन के अगेंस्ट हम वॉइस कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट ग्रांट्स अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट टू ए. आफ्टर ए हैज बिगन ऑपरेशंस द कॉन्ट्रैक्ट इज रिवोक्ड ऑन द ग्राउंड दैट द गवर्नमेंट चेंज इट्स पॉलिसी. ए इन दिस केस हैज अ रेमेडी अगेंस्ट गवर्नमेंट हाई हेडेडनेस. ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया कि ए को कॉन्ट्रैक्ट दिया था और जैसे उसने काम करना शुरू कर दिया तो गवर्नमेंट ने ये कह के वो कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर दिया कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी है. तो ऐसे में ए के पास ऑप्शन है गवर्नमेंट के इस एक्शन के अगेंस्ट. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट रॉन्गफुल एक्शंस. डिफरेंट स्टैट्यूट्स प्रोवाइड फॉर गाइडलाइंस एंड बेंचमार्क व्हिच आर टू बी अडर्ड टू बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो काफ़ी अलग अलग स्टैट्यूट्स यानी कि लॉज और गाइडलाइंस हैं, बेंचमार्क है जो गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स इन डिटेल when and how can public office be compelled to disclose information. कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को किस तरह से और कब इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, दैट इज मेंशन इन इंडियन एविडेंस एक्ट. अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी रेमेडीज, इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज दिए गए हैं, रूल्स रेगुलेशन दिए हैं, उसके अलावा और क्या रेमेडीज हैं लोगों के पास? कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन कैन ऑल्सो बी एक्सरसाइज बाय नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी मीन्स. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी मीन्स हैं जैसे कि मीडिया, सोशल मीडिया एट्सेट्रा. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू चेक द एनोमलीज और मिशन एंड कमीशन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. तो इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में हम बात करेंगे ड्रॉइट्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, ड्रॉइट सिस्टम की. आई होप आपको समझ आया होगा. वीडियो कैसा लगा आपने कमेंट में ज़रूर बताएं. थैंक यू सो मच.